Hello everyone. Today I am going to start the next part of photosynthesis in which I will deal the inhibitors, and that inhibitors basically focus on the light reaction. And the end of this lecture I will discuss some question of CSIR related to this topic. So हम लोग अब start करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइट रिएक्शन का पूरा चेन बनी हुई है और इसके साथ साथ यहाँ पे इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कशन मीन सारे ही इनहिबिटर्स जो भी लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं वो सारे इनहिबिटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. तो सबसे पहले आपको लाइट रिएक्शन के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. वैसे तो मैंने पिछले अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये PS2 है और ये क्या है, ये PS1 है. इसके बाद अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है, लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 2 पे. तो जो यहाँ का रिएक्शन सेंटर है ये क्या करता है, रिएक्शन सेंटर में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, किसको देता है, फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर को. इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, QA के पास जाता है, QB के पास जाता है. इसके बाद प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है इलेक्ट्रॉन और प्लास्टोक्विनोन के बाद फिर साइटोक्रोम B6F के से प्लास्टोसाइनिन और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन पहुंचता है PS1 के पास. तो ये एक पाथवे है, मीन्स कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो और इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं. तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे वेरियस जो भी पाथवेज दिए, मीन्स ये जो पाथवे दिए हैं डिफरेंट टाइप के जो ये आपको दिख रहे हैं ये इनहिबिटर्स हैं. तो ये इनहिबिटर्स किन जगह पे ब्लॉक करते हैं और किस तरह से ब्लॉक करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे इनहिबिटर्स दिए हैं, बट हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि दो इनहिबिटर्स आपके CSIR एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक है DCMU और दूसरा है पैराक्वेट. ये दोनों ही हर्बिसाइड्स होते हैं. अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में. तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं. तो सपोज कि अगर लाइट पड़ती है, हाँ लाइट पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाता है. मीन्स कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आके अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, फियोफाइटिन को देता है, फियोफाइटिन से QA के पास पहुंचता है. अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो यहाँ के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है. उस इलेक्ट्रॉन की कमी को फिल करने के लिए क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है. वाटर की स्प्लिटिंग किसके थ्रू होती है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहिए, वाटर ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स कहिए, या फिर उसको हम लोग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और वाटर की स्प्लिटिंग होती है और उस वाटर के थ्रू क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज होते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दिया जाता है और ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हो गया तो उसको फिल करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वाटर की स्प्लिटिंग मीन्स कि वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कहाँ पे, फोटो सिस्टम 2 की तरफ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ इनहिबिटर्स काम कर रहे हैं. पहला इनहिबिटर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ट्रिस दिया हुआ है. ट्रिस की अगर बात करें तो ये केमिकल है, बहुत सारे मेडिकल मीन्स मेडिकल यूज किए जाते हैं इसके, या लैब्स में बहुत सारे बफर्स बनाए जाते हैं. तो ये क्या करता है, इसका नाम क्या होता है, ट्रिस अमीनो मीथेन. इसका नाम है ट्रिस अमीनो मीथेन. और ये क्या कर सकता है कि जब वाटर से स्प्लिट होकर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो यहाँ पे ये ब्लॉक कर देता है. दूसरा, अगर ज़्यादा हीट होगी तो उस समय भी ये वाटर का ऑक्सीडेशन इनहिबिट हो जाएगा. थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखा है NH2OH. पहले तो NH2OH का नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन. हाइड्रोक्सिल अमीन. और ये क्या करता है, ये वाटर के ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है. मीन्स कि वाटर का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. इस ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करेगा और जब वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा और फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप पे ये दो मॉलिक्यूल हैं. फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा है, QA जो कि D1 प्रोटीन पे पाया जाता है, QB. इसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं DCMU लिखा हुआ है.
DCMU का काम क्या है? DCMU का काम है, का जो नेम है वो है डाइक्लोरोफिनाइल डाईमिथाइल यूरिया, ये इसका IUPAC नेम है। और इसके बाद इसका जो इसका कमर्शियल नेम है उसको डाईयूरॉन बोलते हैं। मीन्स कि मार्केट में आपको डाईयूरॉन के नाम से भी मिल सकता है। तो DCMU कहिए या डाईयूरॉन कहिए, एक ही बात है। और ये मॉलिक्यूल, ये केमिकल इनहिबिट करता है QA और QB के बीच में, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यूनोन मीन्स कि जो प्लास्टोक्यूनोन मॉलिक्यूल है वहाँ पे नहीं हो पाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Q साइकिल नहीं चलेगी और जो प्रोटॉन है वो ल्यूमेन में नहीं जा पाएंगे। और जब प्रोटॉन ल्यूमेन में नहीं जाएंगे तो क्या नहीं होगा? ATP का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो DCMU या डाईयूरॉन है वो QA और QB मीन्स कि फोटो सिस्टम 2 के जो 2 क्यूनॉन फॉर्म होते हैं उनके बीच में ब्लॉक करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्लास्टोक्यूनोन के पास नहीं हो पाता है। और प्लास्टोक्यूनोन के पास जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वहाँ पे Q साइकिल चलती है और उस Q साइकिल के थ्रू प्रोटॉन को ल्यूमेन में भेजा जाता है और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके केमी ऑस्मोसिस के थ्रू ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। या फिर दूसरा एक मॉलिक्यूल है ड्यूपॉन्ट। ड्यूपॉन्ट क्या है? ये एक्चुअली में जिस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर करता है उसी के नाम पे इसका ड्यूपॉन्ट नाम रख दिया गया है, बट एक्चुअली में ये क्या होता है? हेक्साजीनोन इसका केमिकल नेम है। और एक ट्राई एजाइन मेंबर्स होते हैं, ट्राई एजाइन मेंबर्स, उस ग्रुप का ये मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है? ये भी एक हर्बिसाइड है, लेकिन ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। मीन्स कि इसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि पैराक्वेट है या DCMU है, ये क्या है? नॉन सेलेक्टिव है। तो ये जो इसका डिपॉन्ट नेम है वो उसकी कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसी के नाम पे इसको रख दिया गया। और बेसिकली कुछ इसका दूसरा कमर्शियल नेम होता है, उसके नाम पे भी ये मार्केट में मिलता है, जिसका नाम है वेलपार। वेलपार के भी नाम से मिलता है। बट तो ये भी यही काम करता है जो DCMU करता है। बट आपको DCMU के बारे में बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आए वो DCMU और पैराक्वेट पे ज़्यादातर आते हैं। तो DCMU के केस में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर पूछा जाएगा तो QA और QB के बीच में ब्लॉक होगा। और अगर हम मीन्स कि अगर इसके जो भी आउटपुट की बात करें तो ATP का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है नाइट्रोफिनाइल और एंटीमाइसिन। तो ये कहाँ पे ब्लॉक करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्लास्टोक्यूनोन जब प्लास्टोक्यूनोन मॉलिक्यूल जब रिड्यूस हो जाता है, PQH2 बना लेता है, और इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन अपना किसको देता है? साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6 में 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम B को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, वो प्लास्टो सेमीक्यूनोन बनाने के काम में आता है। और साइटोक्रोम B6F को दिया जाता है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है PS1 की तरफ। तो यहाँ पे जो एंटीमाइसिन है, एंटीमाइसिन आपने शायद नाम सुना होगा। एंटीमाइसिन एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। और बैक्टीरिया प्रोड्यूस करके फिर क्या करेंगे कि वो एज ए एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। तो ये जो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये एंटीमाइसिन प्रोड्यूस करते हैं। और ये कहाँ पे ब्लॉक कर रहा है? ये ब्लॉक कर रहा है QH2 और साइटोक्रोम B6F के पास। QH2 से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस Q साइकिल का चलता है। उस Q साइकिल में क्या होता है कि साइटोक्रोम B6F पे B और F 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो साइटोक्रोम B पे एक इलेक्ट्रॉन जाता है जब PQH2 अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाता है। जो इलेक्ट्रॉन इस पे जाता है वो तो PS1 के पास पहुंच जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है साइटोक्रोम B के पास, वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन को मिल जाता है और वो बना लेता है ये फॉर्म, सेमीक्यूनोन फॉर्म। और इस सेमीक्यूनोन फॉर्म से फिर Q साइकिल चलती है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो एंटीमाइसिन है ये Q साइकिल को एक तरीके से बेसिकली क्या करता है? Q साइकिल को ब्लॉक करता है। अब इसके बाद अगर हम लोग KCN की बात करें, तो KCN क्या है? KCN क्या कर रहा है कि PS1 को इनहिबिट कर रहा है। मीन्स कि PS1 पे इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा है, साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉक कर दे रहा है। तो KCN यहाँ पे ब्लॉक करता है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट
PS1 की बात करें तो PS1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं PS1 में क्या होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। जब लाइट पड़ती है तो रिएक्शन सेंटर से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होता है और एक्साइट होकर वो अपना इलेक्ट्रॉन फाइलोक्विनोन को देता है। फाइलोक्विनोन के दो फॉर्म होते हैं, A0 और A1। इसके बाद वो देता है FeX को, इसके बाद Fa को और Fb को। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, जो पैराक्वेट मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन का ब्लॉक करता है Fa और Fb के बीच में। Fa Fb के बीच में इलेक्ट्रॉन ब्लॉक होता है। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन पहुंचता है फेरेडॉक्सिन के पास और फेरेडॉक्सिन क्या करता है, NADP से NADPH का मीन्स कि जब ये लाइट रिएक्शन होती है तो इस पूरी लाइट रिएक्शन का मेन मोटो होता है एक रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन बनाना। और वो फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, NADP प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन और जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन देता है और ये NADP प्रोटॉन स्ट्रोमा से लेता है और उसके बाद एक मॉलिक्यूल बनता है NADPH। और इसी NADPH को क्या बोला जाता है, एसिमिलेटरी पावर बोला जाता है, रिड्यूसिंग पावर। इसको फिर कार्बन फिक्सेशन में यूज किया जाता है। तो इस पूरी चेन का मोटो क्या था, ATP बनाना। और इस पूरी प्रोसेस में 3 ATP बनते हैं, हमने पहले डिस्कस किया है। 2 NADPH बनते हैं और इनको फिर यूज करना लाइट रिएक्शन में। तो यही मीन्स इस लाइट रिएक्शन का काम है, एसिमिलेटरी पावर को बनाना और इसके बाद उसको यूज करना मीन्स डार्क रिएक्शन में। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो पैराक्वेट क्या करता है, पैराक्वेट मीन्स कि आयरन सल्फर क्लस्टर A और B के बीच में ब्लॉक करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पैराक्वेट है, पैराक्वेट का दूसरा नाम है उसको मिथाइल वायलोजन भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है कि डाइक्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया DCMU या डाइयूरॉन बोलते हैं और पैराक्वेट का दूसरा नाम है मिथाइल वायलोजन। तो ये मॉलिक्यूल दोनों हर्बिसाइड है और साथ में ड्यूपॉन्ट भी हर्बिसाइड है। तो यहाँ पे ये हर्बिसाइड जो 2 हर्बिसाइड मेनली हैं वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस को ब्लॉक कर रहे हैं। ये सारे तो मॉलिक्यूल्स अदर टाइप के केमिकल्स हैं, बट ये दोनों क्या हैं, हर्बिसाइड है जो कि फोटोसिंथेसिस के मीन्स कि किस तरह से हर्बिसाइड ब्लॉक होते हैं, इनहिबिट होते हैं या वीड्स इनहिबिट होते हैं। जब हम किसी भी फील्ड में हर्बिसाइड्स को अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं या वो किल हो जाते हैं। किस तरह से, क्योंकि उनके फोटोसिंथेसिस के जो लाइट रिएक्शन के चेन है वो ब्लॉक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है। इस तरह से वो जो भी हर्ब्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं। बट इन हर्बिसाइड से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो बेनिफिशियल प्लांट है वो भी ब्लॉक हो, तो इसीलिए हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट भी बनाए जाते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है DCMU ब्लॉक इलेक्ट्रॉन फ्लो एट द क्यूनोन एक्सेप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्यूनोन एक्सेप्टर है और PS2 विच compete फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ प्लास्टोक्विनोन। यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन के लिए बाइंडिंग साइट को compete करता है। पैराक्वेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्ली एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1। यहाँ पे जो फाइलोक्विनोन है ये क्या है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर्स हैं। तो ये क्या करता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो लेट एक्सेप्टर्स हैं वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सारे ही इनहिबिटर्स के बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप पे ट्रिस और हीट और हाइड्रोक्सिल अमीन ये मॉलिक्यूल ब्लॉक करते हैं जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो PS2 की तरफ जाता है। PS2 पे जो ब्लॉक करता है वो DCMU या डायूरॉन या फिर ड्यूपॉन्ट ब्लॉक करता है। PS1 पे जो ब्लॉक करता है वो है पैराक्वेट। और साथ में जो मोबाइल कैरियर्स हैं जैसे कि प्लास्टोक्विनोन, यहाँ पे जो ब्लॉकेज कर रहा है वो एंटीमाइसिन या नाइट्रोफिनाइल ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पे KCN मॉलिक्यूल ब्लॉक कर रहा है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि CSIR में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि दिसंबर 2017 में आया है। द हर्बिसाइड डाइक्लोरोफिनाइल मिथाइल यूरिया इज एन इनहिबिटर ऑफ। आपको यहाँ पे बताना है। तो हमने अभी यहाँ पे देखा DCMU कहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। अभी यहाँ पे देखिए लिखा है शिकीमेट पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। शिकीमेट पाथवे के लिए ग्लाइफोसेट होता है, ये ग्लाइफोसेट मॉलिक्यूल होता है जिसको एन फॉस्फोनोमिथाइल ग्लाइसिन भी बोलते हैं। ग्लाइफोसेट मॉलिक्यूल जो कि शिकीमिक एसिड पाथवे पे ब्लॉक करता है और एरोमेटिक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। तो इसलिए ये हर्बिसाइड तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं करता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम
P680 मीन्स की PS2 टू PS1। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, बट हम देख लेते हैं मोर स्पेसिफाई तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। इसके बाद ब्रांच इन अमाइनो एसिड पाथवे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि अमाइनो एसिड पाथवे में हमने पहले बताया कि ग्लाइफोसेट करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसकी DCMU PS2 पे फेरेडॉक्सिन पे ब्लॉक नहीं करता, यहाँ पे पैराक्वेट ब्लॉक करता है। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या सही हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम P680 टू P700। अब ये क्वेश्चन में कभी आपसे स्पेसिफाई करके पूछा जा सकता है कि PS2 पे भी किस जगह पे ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ PS मींस फोटो सिस्टम की बात कर ली गई कि किस फोटो सिस्टम से किस फोटो सिस्टम के डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन कभी और स्पेसिफाई करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली किस कैरियर मॉलिक्यूल पे, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल पे वो ब्लॉक करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A researcher wanted to study light reaction during the photosynthesis by blocking the photosynthetic electron flow using the herbicide, DCMU and paraquat. The researcher listed the following observation. मीन्स कि किसी स्टूडेंट को देखना था कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक करना चाह रहा था, तो उसने दो मॉलिक्यूल यूज किए। कौन कौन सा, एक DCMU को और पैराक्वेट को। और क्या देखा, बोथ DCMU एंड पैराक्वेट ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन PS2। तो यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला आपको इनकरेक्ट बताना है, तो करेक्ट आपको ऑप्शन पहले तो करेक्ट स्टेटमेंट निकाल लेने हैं। तो क्या है, बोथ DCMU पैराक्वेट ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन PS2। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि PS2 के लिए क्या होता है, DCMU होता है, पैराक्वेट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बोथ DCMU एंड पैराक्वेट ब्लॉक ये भी नहीं सही है, क्योंकि PS1 पे हमने अभी बताया कौन करता है, पैराक्वेट करता है, DCMU नहीं करता है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। DCMU ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन PS1 वाइल पैराक्वेट, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि DCMU करता है PS2 पे और पैराक्वेट करता है PS1 पे। यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। DCMU ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन PS1, ये करेक्ट है, एंड पैराक्वेट ऑन PS2, DCMU block the electron flow in PS2 while the paraquat block in PS1। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ABC। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, इनकरेक्ट हैं, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, D। तो इसलिए हम यहाँ पे, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इसलिए हम लोग ABC को ऑप्ट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि CSIR दिसंबर 2016 में आया था। क्वेश्चन है, A is an inhibitor of chloroplast function. The production of oxygen and synthesis of ATP are measured in illuminated chloroplast before and after addition of A as shown below. क्या देख मीन्स कि इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कोई ए इनहिबिटर है जिसको क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन को देखने के लिए यूज़ किया गया है, और उसमें क्या क्या देखा जा रहा है, ऑक्सीजन देखा जा रहा है और ATP का सिंथेसिस देखा जा रहा है। और उनको मेजर किया गया इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट, और उसमें एक क्या किया गया, किसी में इनहिबिटर्स डाले गए थे और जिसमें इनहिबिटर्स नहीं डाले गए थे, दोनों को देखा गया और हमें कुछ ऐसे ग्राफ मिले। तो जब A को ऐड कर दिया गया, जिसमें नहीं ऐड किया उसका नहीं इसमें ग्राफ बना, जो ऐड किया गया जिसमें उस इनहिबिटर्स को, उसका ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है और यहाँ पे है ATP सिंथेसिस। तो जब इस इनहिबिटर को इसमें ऐड किया गया उस एक्सपेरिमेंट में, तो क्या देखा गया कि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन मतलब फोटोसिंथेसिस रेट, और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, टाइम। तो टाइम के साथ ये एक रेट पे मीन्स कि ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है।
इसके बाद दूसरे ग्राफ में यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जब मींस इनहिबिटर ऐड कर दिया गया था तो एटीपी सिंथेसिस क्या थी कि यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में तो एटीपी सिंथेसिस का जो अमाउंट था बहुत ज़्यादा था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एटीपी सिंथेसिस ड्रॉप कर रही है। अब इस ग्राफ को देखते हुए हमें ये बताना है कि इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं जहाँ पे लिखा है ए इनहिबिट द रिडक्शन ऑफ NADPH। अब NADP प्लस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग लाइट रिएक्शन की बात करते थे तो यहाँ वहाँ पे PS2 और PS1 पे रिडक्शन होता था NADP प्लस का और बनाता था NADPH, और PS2 पे जो यहाँ पे Q साइकिल होती थी उस Q साइकिल के थ्रू क्या होता था, मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आके Q के पास प्लास्टोक्विनोन के पास पहुँचता है और प्लास्टोक्विनोन बनाता है प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन, और इसके बाद ये अपने 2 प्रोटॉन को ल्यूमेन में भेजता है। कहाँ से लिया था इसने प्रोटॉन? स्ट्रोमा से लिया था, और लेने के बाद ल्यूमेन में भेज देता है और इलेक्ट्रॉन को आगे PS1 के पास भेज देता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे क्या करा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए इनहिबिट द रिडक्शन ऑफ NADPH। पहले तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं है जहाँ पे NADPH के बारे में बात की जाए, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि ATP की सिंथेसिस ड्रॉप हो रही है, और ATP की सिंथेसिस कब ड्रॉप करेगी? ATP की सिंथेसिस तब ड्रॉप करेगी जब H+ आयन का जो ग्रेडियंट है वो ल्यूमेन में नहीं बनेगा। तो क्या होगा, ATP की सिंथेसिस ड्रॉप कर जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि NADPH पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मीन्स कि H+ आयन का ग्रेडियंट कम हो जाए, ना बने ल्यूमेन में, तो NADPH पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि NADPH को क्या चाहिए, NADP+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन और चाहिए प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इसको स्ट्रोमा से मिल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस चेन से मिल जाते हैं, और ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ए इनहिबिट द प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड रिडक्शन ऑफ NADPH, क्योंकि यहाँ पे ATP सिंथेसिस क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, और हमें पता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ड्रॉप करेगा तभी ATP सिंथेसिस भी ड्रॉप करेगा। मीन्स कि प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर ल्यूमेन में नहीं बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर आप इस वाले स्टेटमेंट में, ये आधा स्टेटमेंट तो सही है, ए इनहिबिट द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है, बट रिडक्शन ऑफ NADPH एंड रिडक्शन ऑफ NADPH, फिर से वापस NADPH का यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो NADPH के रिडक्शन को कहीं भी वो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट नहीं सही है। फिर दूसरा या तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, ए इनहिबिट द प्रोटॉन ग्रेडियंट बट नॉट द रिडक्शन ऑफ NADPH। तो NADPH के रिडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और प्रोटॉन ग्रेडियंट को इनहिबिट कर सकता है। अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट इनहिबिट है तभी तो यहाँ पे NADPH ब्लॉक हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ये वाला सही हो गया। बट नॉट रिडक्शन ऑफ NADPH के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्रॉप हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ए इनहिबिट नाइदर द प्रोटॉन ग्रेडियंट नॉर द रिडक्शन ऑफ NADPH। प्रोटॉन ग्रेडियंट पे इफेक्ट पड़ा है तो यहाँ पे नाइदर लिखा है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरह से इसको करना है। ओके, थैंक यू।